नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 10 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कतर के दोहा के ऊपर इजराइल ने अटैक तो कर दिया, लेकिन इस अटैक के लिए किसने सपोर्ट किया और साथ ही कौन सा ऐसा हमास का लड़ाका था, कौन सा ऐसा हमास का लीडर था जिसको मारने के लिए इजराइल ने कतर के अंदर घुस के हमला किया। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे नेपाल में सत्ता पलट तो हुई, लेकिन इससे भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। वहीं रशिया को लेकर भारत ने एक ऐसा कानून बना दिया है जिसको लेकर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत अब रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात गड़बड़ कर रहा है। तमाम बड़ी खबरें हैं, इसके बारे में आपसे हम डिटेल में बात करेंगे और इस खबर को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये खबर आज फिलिस्तीन के मुस्तकबिल को लिखने का काम करेगी। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो वो कमेंट आपका दुआओं का काम करता है। अगर आप इजराइल के लिए कमेंट करते हैं तो क्या पता इजराइल जीत जाए, अगर आप फिलिस्तीन के लिए दुआ करते हैं तो फिलिस्तीन की जीत फिक्स है। समय लगेगा लेकिन होगा जरूर, इस वजह से आप दुआ जरूर करते रहिए। तब तक एक एक करके मैं आपको खबर बताता हूँ। सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर कतर से है। कतर पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 5 लोग मारे गए। इसमें कुछ हमास के सीनियर लीडर्स भी थे और साथ ही कुछ कतर के ऑफिसर्स भी थे। कौन कौन लोग थे इनके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर इजराइल कतर पे ऐसे हमला कैसे कर सकता है। जब तक इस चीज को आप डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक मिडिल ईस्ट की पूरी लड़ाई आपकी समझ से परे रहेगी। क्योंकि जिस हिसाब से हमला हुआ है, ये चीजें बहुत सारी चीजों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको बता देंगे। हमला कैसे हुआ, अब आपको उसकी पृष्ठभूमि समझा देता हूं। देखिए, आज से एक दिन ठीक पहले जेरूसलम में इजराइल के ऊपर बड़ा अटैक होता है। इस अटैक में 6 लोग मारे जाते हैं। लगभग 20-22 लोग ऐसे थे जो बुरी तरीके से इंजर्ड थे। शुरुआत में किसी ने कुछ कहा नहीं था कि कौन हमला करता है, कैसे हमला होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कंफर्म हो जाता है कि यह हमला हमास द्वारा करवाया गया था। जैसे ये हमला कंफर्म हो गया कि हमास द्वारा करवाया गया था, इसी दौरान अलग अलग देश के प्रधानमंत्रियों के, राष्ट्रपतियों के बयान निकल के सामने आए। सबसे पहले सऊदी अरब ने कहा कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ ये हमला गलत है, किसी भी देश के ऊपर आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद इंडिया का बयान निकल के सामने आया। इंडिया ने कहा कि इजराइल के ऊपर ये जो बड़ा हमला हुआ है, ये हमला पूरी तरीके से गलत है, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। ये बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। थोड़ी देर बाद अलग दूसरे देश का बयान आया, थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया का बयान आया, थोड़े टाइम बाद यूके का बयान आया, फिर अमेरिका का बयान आया। ऐसे ऐसे करके पूरी दुनिया ने अपनी सिंपैथी ले जाके इजराइल की तरफ कर दी और कहा कि इजराइल के ऊपर ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये हमला बिल्कुल गलत है और हम इसके खिलाफ खड़े हैं। तो जब ये बात पूरी दुनिया ने बोल दी, तब इजराइल को मिल गया मौका। इजराइल ने फौरन सोचा कि अब इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। इजराइल को एक बात पता थी कि कतर के अंदर बातचीत चल रही है। कतर में 2-3 बिल्डिंगें हैं। एक में इजराइल के सीनियर डेलीगेशंस रुके हैं, एक में जो कतर के सीनियर डेलीगेशन है वो रुके हैं। और ये तमाम लोग आपस में बातचीत करके, डिस्कस करके एक तरीका निकाल रहे थे कि एनी हाउ सीज फायर हो जाए। इजराइल को जैसे ही मौका मिला, इजराइल को एक बात पता थी कि हमास का एक सीनियर लीडर ऐसा है जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है, जिसका नाम खलील अल हया है। खलील अल हया की कहानी भी आप जानेंगे, थोड़ा सा आपको डिटेल में आज बता देता हूं ताकि सारी चीज़ें आप तक क्लियर रहें। खलील अल हया का जन्म 1960 के आसपास हुआ था। 1987 से ये बंदा हमास को ज्वाइन करके रख चुका है। 1987 से हमास और फिलिस्तीन की इस लड़ाई में, यानी फिलिस्तीन की तरफ से जो हमास लड़ता है इजराइल के खिलाफ, इस पूरी लड़ाई में कितना नुकसान हुआ है खलील अल हया को आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। साल 2007 में ही खलील अल हया के परिवार पे इजराइल बमबारी करता है और इस बमबारी में परिवार और रिश्तेदार समेत कई सारे लोग खलील अल हया के मारे जाते हैं। थोड़ा टाइम गुजरता है, लगभग 7 साल का वक्त गुजरता है। साल 2014 में इजराइल ने फिर खलील अल हया के परिवार को टारगेट किया और इस हमले में खलील अल हया का बड़ा बेटा मारा जाता है। इसके बाद साल 2025 में फिर से खलील अल हया को टारगेट किया गया। इस बार खलील अल हया फिर बच गए, लेकिन इनका जो बेटा था हुमान अल हया, उसकी मौत हो जाती है। यानी लगातार 3 बार से खलील अल हया को टारगेट किया गया। पहले तो खलील अल हया की जो कदकाठी थी थोड़ी सी कम थी, क्योंकि इससे पहले इस्माइल हानिया, उसके बाद याह्या सिनवार, ये तमाम बड़े लीडर्स थे। लेकिन जब इन तमाम लीडरों की मौत हो गई, चाहे इस्माइल हानिया हो चाहे याह्या सिनवार, इनकी मौत के बाद जो खलील अल हया हैं
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है और खलील अल हया एक ठीक ठाक इम्पैक्ट रख रहे थे हमास के अंदर, और इस बात का फ़ायदा उठा के इजराइल ने हमला कर दिया। आप एक चीज़ सोचिए, 7 अक्टूबर साल 2023 को भी सेम तरीके से इजराइल के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद फिलिस्तीन को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद सेम तरीके से कल अटैक हुआ, फिर कतर दोहा में अटैक कर लिया इजराइल ने। इसके बाद नेतन्याहू ने जो पोस्ट किया, उस पोस्ट को जब आप पढ़ेंगे तब आपको एग्रेशन दिखेगा। उस पोस्ट में नेतन्याहू ने कहा कि इस अटैक को हमने शुरू किया, हमने किया और हम ही इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि भाई बड़े साफ तौर पे पूरी दुनिया का सपोर्ट था, एक सिंपैथी गेन की। कल तक सऊदी अरब चिल्ला रहा था कि भाई इजराइल के ऊपर हमला हुआ, गलत हुआ। आज सऊदी अरब कह रहा है कि कतर के ऊपर हमला हुआ तो गलत हुआ। फिर इधर यूके कह रहा है कि भाई कतर के ऊपर हमला हुआ, गलत हुआ। लेकिन तुमने ही तो मौका दिया था, तुम्ही लोगों ने भाई सिंपैथी दी थी इजराइल को कि उसको बदला लेने का अधिकार है। इसी बात का फायदा उठा के इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया। खैर, इधर लगातार गाजा में भी इजराइल के हमले तेज हैं। गाजा में इस हिसाब से बमबारी हो रही है कि लगातार 30 लोग 35 लोग मारे जा रहे हैं। कुछ ऐसे विजुअल्स निकल के सामने आए जिसको देखने के बाद आप भी शॉक हो जाएंगे कि इस हिसाब से इम्पैक्टदार हमला हो रहा है। खैर, ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। रिपोर्ट अभी निकल के सामने आई है कि जो हमला हुआ था कतर के दोहा में, इस कतर के दोहा में लगभग 10 बम ऐसे थे जो गिराए गए थे बिल्डिंग पे। जो विजुअल से आप एक बार पहले देख ले, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में और बताता हूँ। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sana hindi pumani yung kotse. Oh my God! इस वीडियो में आपने देखा कि किस हिसाब से बम को गिराया गया। F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया जिसके द्वारा ये बम गिराया गया। और अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि इस हमले को ग्रीन सिग्नल देने का काम ट्रंप ने किया था। यानी ट्रंप को बखूबी पता था कि कतर के दोहा में हमला हो सकता है। और ताजुब की बात ये सोचिए कि कतर के दोहा में हमला हुआ, इसमें हमास के जो लीडर्स मारे गए वो तो मारे ही गए, कतर का अपना एक सिक्योरिटी ऑफिसर, जैसे हमारे देश में एनएसजी कमांडो होते हैं, उस लेवल का ऑफिसर भी मारा गया। लेकिन अब एक सवाल कतर से भी निकल के सामने आता है। चंद दिन पहले जब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा 2000 करोड़ का एक प्लेन गिफ्ट किया गया था। इसके बारे में आपने सुना भी था कि एक प्लेन गिफ्ट किया गया जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप चलेंगे। तो बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि ट्रंप को इतना महंगा गिफ्ट दिया गया। फिलिस्तीन के लिए कतर के पास 2 रोटियां तक नहीं थी। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया और कहा कि भाई जाके हमला कर दो। तो फिर कतर तुम कहां रह गए? एक सवाल आप सोचिएगा कि फिलिस्तीन के लिए एक रोटी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए 2000 करोड़ का प्लेन। इसके बाद क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने तुम्हारे ऊपर हमला करवा दिया, तुम्हारे सीनियर डेलीगेशंस को भी मरवा दिया, तुम्हारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी मरवा दिया और तुम्हारे लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहा बंदा। ये होता है 2000 करोड़ का प्लेन। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर फिर अभी जस्ट निकल के सामने आ रही है कि यमन की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला है। यमन की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला है। यमन ने फिर से मिसाइलों की बौछार कर दी है। अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि इजराइल में दंदना के सायरन बज रहे हैं, मिसाइलें अभी तक पहुंची नहीं है, मिसाइलें वहां से लॉन्च हुई हैं, सायरन बज रहे हैं। आईडीएफ ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि इन मिसाइलों का तोड़ हमारे पास नहीं है। इस वजह से से ज़्यादा लोग शेल्टर होम में रहें, कहीं भी बाहर निकल के घूमने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि हमारे पास इन मिसाइलों की काट अभी तक मौजूद नहीं है। यानी आज यमन की तरफ से फिर से बड़ा हमला हुआ है। इजराइल को कितना नुकसान हुआ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इजराइल के हजारों लाखों लोग इस टाइम बंकरों में छुपने के लिए दौड़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इधर चल ही रही हैं। आज आपको अपने पड़ोसी मुल्क की भी एक अपडेट देता हूं। हालांकि गज़ा से इसका संबंध नहीं है, लेकिन चाहे आप भारत से देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से देख रहे हो, चाहे बांग्लादेश से देख रहे हो, चाहे नेपाल से देख रहे हो, इन चारों देशों में से आप किसी भी देश से देख रहे हो, इस खबर का संबंध सीधा आपसे, सीधा आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई खबर। इस खबर को आप जरूर समझिएगा। इस समय नेपाल के जो हालात हैं बद से बदतर है। नेपाल में सत्ता पलट हो गई। मामला क्या आपको समझाता हूँ। नेपाल में कई सारे ऐसे सोशल मीडिया ऐप हैं जिनके जरिए नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली हैं उनको लगता था कि नेपाल की बेइज्जती हो रही। इसके बाद उन्होंने अचानक से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। अचानक से जितने भी उनकी लिस्ट में थे उन सबको बंद कर दिया। और जैसे बंद कर दिया, लोगों का जो हुजूम था वो भड़क गया।
कि भाई सोशल मीडिया से हमारा एंटरटेनमेंट होता था, हमारी रोजी रोटी भी जुड़ी थी। कई सारे ऐसे लोग थे जो रील बनाते थे, कई सारे ऐसे थे जो वीडियोस बनाते थे, कई सारे ऐसे थे जो वीडियोस देखते थे। अब इन तमाम लोगों के ऊपर जब लात पड़ी तो ये तमाम लोग सड़कों पे आए, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि जल्द से जल्द ये जो बैन है इसको हटाया जाए, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी। ये बात जब बोली गई तो उस टाइम जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनका ऐसा एटीट्यूड था, उन्होंने कहा कि हम बैन वापस नहीं लेंगे, ना ही प्रदर्शनकारियों से डरेंगे। जैसे ही ये बात इन्होंने बोली, इसी बीच लोगों का जो हुजूम था वो भड़क गया और ऐसी हिंसा भड़की। आपको 4 रिपोर्ट बताता हूँ, चारों इतनी खतरनाक है कि सुनने के बाद आप दहशत में आ जाएंगे। सबसे पहले पार्लियामेंट पे हमला हुआ और पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया गया, यानी वहां की जो संसद भवन है उसको जला दिया गया और जलाने के बाद संसद भवन से जितनी चीजें थी उनको लूट ली गई। इसके बाद जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे झलनाथ जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी वाइफ को जला दिया गया। आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री, जैसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, उनकी पत्नी, इस लेवल का क्राइम वहां पे हुआ कि उनकी पत्नी को जिंदा जला के मार दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जेल में जो कैदी बंद थे वो कैदी जेल तोड़ के भागने लगे, उस सामने जो जेलर आया उसको मार दिया गया। इसके बाद जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको लातों घूसों से पीटा गया। इतनी सब जब हिंसा भड़की, इसके बाद जो वहां के प्रधानमंत्री थे फौरन उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद कहा कि भाई साहब, हम अपने जो भी ऑर्डर हैं उनको वापस ले रहे हैं, हम बैन को हटा रहे हैं। लेकिन तब तक मामला इतना बिगड़ चुका था कि वहां के प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल डिमांड जो निकल के सामने आई है कि वहां पे एक मेयर हैं काठमांडू के, बालिन शाह, ये डिमांड आई है कि बालिन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बालिन शाह की भी कहानी बड़ी अजीब है। बालिन शाह पहले कॉमेडियन थे, उसके बाद उन्होंने रैप करना चालू किया जो गाने वाला है। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। पॉलिटिक्स में कदम रखने के बाद उन्होंने खासकर युवाओं के दिल को छुआ था। युवा उनको बड़े पसंद करते थे और यही वजह है कि उनके एक इशारे पे इतना बड़ा खेल हो गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई ये तो नेपाल की घटना है, तो आपने मुझे क्यों बताया? आप पाकिस्तान से हैं, आप भारत से हैं, आप बांग्लादेश से, इसके आपका क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कहीं भी ऐसी सत्ता पलट होती है तो विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर नेपाल में इतना बड़ा बवाल मचा है तो कई सारे ऐसे देश हैं जो इसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा डाउट निकल के सामने आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना ने ये तमाम खेल करवाया हो, क्योंकि चाइना चाह कर भारत के करीब आने की कोशिश करता है। बीच में नेपाल एक बॉर्डर पड़ जाता है, पहले ताइवान भी था, लेकिन भारत के जो नेहरू साहब है उन्होंने कुछ खेल कर दिया। उस तो एक लंबी कहानी, उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो अब नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं और नेपाल में भी अगर सत्ता पलट हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि नेपाल की ज़मीन पे भी कब्जा करने का मौका मिल जाएगा चाइना को। तो ये एक चिंताजनक बात है कि अगर हमारे करीब चाइना आता जाता है तो चाइना हमारी ज़मीनों को कब्जा करेगा। और इसी बात को लेकर भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया और भारत ने रशिया समेत तमाम विदेशी कंपनियों से कहा है कि अगर आप हमको हथियार बेचना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सेल अस योर वेपन, सिंपल नियम है कि आपको 10 महीने के अंदर हथियारों की डिलीवरी देनी पड़ेगी। 1 साल का अगर एग्रीमेंट है, लेकिन आपको 10 महीने के अंदर हथियारों को देना पड़ेगा। अगर आप 10 महीने के अंदर हथियार नहीं देते हैं तो सिंपल सी बात है, वो डील रद्द कर दी जाएगी। आपको पता होगा कि भारत कई सारे देशों से हथियार लेने और देने का फैसला करता तो है, लेकिन सबसे ताजुब की बात यह है कि हथियार जैसे 2025 में ऑर्डर हुआ तो 2032 तक मिलता है। तो ऐसे हाल में हमारा जो अपोनेंट होता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, वो 5 जनरेशन आगे बढ़ जाता है, हम वहीं अटके रह जाते हैं। इस बात को लेके अब सीधा स्पष्ट ऐलान कर दिया भारत सरकार ने कि 1 साल के अंदर आपको हथियार की डिलीवरी देनी होगी, क्योंकि जब हम तुरंत पैसा देते तो हथियार आने में देर क्यों। इसी को लेके बाकायदा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है। रशिया से जो हमें हथियार लेना उसके बारे में भी बता दिया कि भाई 1 साल के अंदर आपको हथियार देना पड़ेगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है सीरिया से। सीरिया से एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनने के बाद आप ताजुब में पड़ जाएंगे। दरअसल सीरिया से खबर निकल के सामने आई है कि सीरिया के अंदर यूरेनियम के अंश मिले हैं। यूरेनियम के अंश कैसे? सीरिया में कुछ टाइम पहले जब असद की सरकार गई थी और अल-जुलानी की सरकार आई थी तो उस टाइम एयर स्ट्राइक की गई थी। उस एयर स्ट्राइक के बाद वहाँ पे एक धमाका देखने को मिला था। इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब उस धमाके के बाद अपडेट निकल के सामने आ रही कि वहाँ पे ये जो एक समिति है यूएन की जो जाके जांच पड़ताल करती है, उसने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि वहाँ पे यूरेनियम के अंश मिले। इसके बाद जब इस मामले की डेप्थ में जाया गया तब जाके पता चला कि सीरिया के जो पुराने असद जी थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे,
असद जिसकी रजिम गिर गई, उसके बाद अल जुलानी आए, असद ने वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट करवाने की कोशिश की थी। यानी एक शख्स जो सीरिया को मजबूत बना रहा था, सीरिया को न्यूक्लियर वेपन बनवा देता, न्यूक्लियर नेशन बनवा देता, उसको इन लोगों ने भगा दिया। अल जुलानी की आप स्थिति देखिए, आए दिन हमला होता है, आए दिन इजराइल घुस के मारता है। अल जुलानी में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि एनी हाउ एक शब्द ऐसा बोल दे जिससे इजराइल झुक जाए। तो ये हकीकत है। खैर, अगली खबर निकल के सामने आ रही बिहार से, और इस खबर ने तो मुझे अंदर से हिला दिया। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले अपडेट निकल के सामने आए थे कि बिहार के अंदर 3 पाकिस्तान से आतंकवादी घुस गए हैं, और घुसने के बाद उन्होंने बिहार को दहलाने की कोशिश की। इसके बाद बाकायदा 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों की स्केच जारी कर दिए गए थे, उनकी तस्वीरें, उनकी आइडेंटिटी, और साथ ही ये भी बता दिया गया था कि ये बालाकोट से है, ये यहाँ से है, वहाँ से है। अब जाके बिहार के पुलिस महकमे से बयान निकल के सामने आया कि ऐसा कोई भी आतंकवादी बिहार में नहीं आया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि इससे पहले कि ये बयान आता, इससे पहले कि मामला क्लियर होता, बिहार के अंदर कई सारे लोगों को पकड़ के पीट दिया गया, कई सारे लोगों को मारा गया। उन तमाम लोगों को जिनके सर पे टोपी थी, जिनकी शक्ल सूरत उस स्केच से थोड़ी बहुत भी मिलती थी, उन तमाम लोगों को टारगेट करके मारने का काम हुआ था। तो ये आप पुलिस की नाकामी समझें, आप सिस्टम और मीडिया हाउस की नाकामी समझें कि किस हिसाब से लोगों को बहला फुसला के बरगला के इस हिसाब से क्राइम करवाया जाता है। एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है कि आतंकवादी आगे, भाई सावधान हो जाओ, आप बच के रहो, यहाँ पे हमला हो सकता है। और जिनकी शक्लें उन लोगों से मिलती थी, उन तमाम लोगों को मार पीट दिया गया। और फाइनली पुलिस का बयान आ गया कि ऐसा कोई आतंकवादी आया ही नहीं था। यानी कितने दाढ़ी और टोपी वाले मार दिए गए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी फ़िलिस्तीन के लिए आप दुआ करते रहें, क्योंकि इजराइल जिस हिसाब से आगे बढ़ता चला जा रहा, अगर अब नहीं रोका गया तो इजराइल इतना आगे निकल जाएगा कि फिर इजराइल को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फ़िलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला आपकी हिफाजत